उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े चेहरे जो अपनी अपनी पार्टियों के खुद मुख्तार हैं, बड़े नेता हैं, वो किसी न किसी कारण से चुनावी महासमर से खुद को अलग कर रहे हैं, मैदान में उतरने से बच रहे हैं। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा होती रही। राहुल जी वायनाड से आज पर्चा भर दिया। प्रियंका जी आएंगी रायबरेली में, नहीं आएंगी, इसका किसी को पता ही नहीं। अभी कहीं कोई इल्म नहीं, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पहले था लड़ेंगे, अब आ रहा है कि नहीं भी लड़ेंगे। कन्नौज पर सस्पेंस जारी है। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े कद्दावर चेहरे, वो भी कह रहे अब हम लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे। और किसको लड़ाएंगे? अपने बेटे को लड़ाएंगे, बदायूं से आदित्य को। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के विपक्ष की जो बन रही है। क्यों है? ये दुविधा है कोई। और अगर कमांडर युद्ध में जाने से हिचके तो सेना लड़े तो कैसे लड़े, और अगर लड़ेगी भी तो क्या पूरे आत्मबल से लड़ पाएगी, ये भी जान लीजिए। कोई तो वजह होगी कि बड़े नेता क्यों उत्तर प्रदेश छोड़ रहे। गांधी परिवार जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाता आता रहा। सोनिया जी ने उत्तर प्रदेश छोड़ ही दिया, वो राज्यसभा गई राजस्थान के रास्ते। राहुल और प्रियंका जी का पता नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। गांधी परिवार ने एक तरह से अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से अलविदा ले ली। क्या ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में राजनीति के स्तर पर। और समाजवादी पार्टी में एक और संकट चल रहा। कांग्रेस को जहां उम्मीदवार नहीं मिल रहे ढंग के, मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ, भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ विख्यात मुक्केबाज बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उतारने के लिए कांग्रेस तैयार थी, तैयारियां हो रही थी। और विजेंद्र सिंह भी राहुल गांधी के साथ मुंह चैट रहे थे। इंडिया अलायंस का बहुत वोकल चेहरा था विजेंद्र। वो विजेंद्र जिसको कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में युद्ध में उतारने जा रही थी, चुनावी युद्ध में, वो विजेंद्र आज शाम को, अभी हमारे इस शो से 1 घंटा पहले भाजपाई हो गए। बताइए, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और समाजवादी पार्टी में संकट ये कि वो अपने उम्मीदवारों पर टिक नहीं पा रहे। इतनी तेजी से घोषित उम्मीदवारों में अदला बदली हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी पार्टी में इस कदर टिकटों की अदला बदली हुई घोषणा होने के बाद कौन लड़ेगा किसी को पता ही नहीं। 2-2, 4-4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मेरठ, रामपुर की स्थिति अभी नाजुक है। वहां पूरी पार्टी यूनिट की लाइन अलग है, लखनऊ की सपा की लाइन अलग है। पार्टी यूनिट आजम खान के साथ है, लखनऊ का अपना मिजाज है। मुरादाबाद में रुचि वीरा वर्सेज एसटी हसन। और बदायूं में चाचा ने कहा कि हम नहीं, हमारा बेटा लड़े। अब फैसला अखिलेश यादव को करना है कि चाचा को लड़ाना चाहते हैं कि बेटे को। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा लड़ते तो तब भी हमें हिचक थी थोड़ी उनके लिए काम करने में, लेकिन आदित्य के लिए पूरी जान लगाएंगे। आदित्य के लिए पूरी जान लगाएंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला जो वाक्य है चुनाव की पूर्व संध्या पर, वो क्यों आया और उसके मायने क्या हैं कि चाचा के लिए काम करने में थोड़ी हिचक थी? क्या शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी भी हिचकिचाहट है? क्या धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि हिचक थी, क्या वही हिचक है कि जो अभी भी
मन नहीं मिला क्या? और अगर मन मिल गया तो फिर हिचक क्यों? तो परिवार भी एक ही है। ये चुनाव के ठीक पहले 19 तारीख को पहले चरण का वोट पड़ना है वो, तब ये कहा जा रहा है कि चाचा के चुनाव में थोड़ी हिचक थी हमको। और ये कौन कह रहा है? धर्मेंद्र यादव जैसा नेता, वो बड़े चेहरे हैं वो भी सपा के। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी बन रही है। कम से कम बसपा ने भाजपा के मुकाबले और सपा के मुकाबले अपने उम्मीदवार जो उतारे वो समय रहते उतारे, और बहुत ज्यादा उसमें रणनीतिक स्तर पर जैसे गाजियाबाद में किया, ऐसे कुछ जगह किया हो तो किया हो, वरना ऐसी हाय तौबा नहीं मची बसपा में जिसी सपा में मच रही है कि लट्ठम लट्ठा हो रहा हो। एक आदमी अपना टिकट घोषित करा के लखनऊ चला, दूसरे खेमे को पता लगा कि इसकी टिकट हो गई, वो भी अपने इलाके से लखनऊ दौड़ गया। अगला जब तक लखनऊ से अपने इलाके पहुंचा तब तक खबर आ गई कि इनका टिकट कट गया, फलाने का हो गया। फिर फलाने का कटवाने के लिए फलाने दौड़े तो पता लगा उनका टिकट होल्ड हो गया। ये होल्ड फोल्ड, इसके चक्कर में विपक्ष की राजनीति घूम रही है। और बड़े नेता हैं, वो नई पीढ़ी को अवसर दो के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल जी, अखिलेश जी तय नहीं कर पा रहे कि लड़ें कि नहीं लड़ें, और राहुल जी और प्रियंका जी ये नहीं तय कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश लौटना है या उत्तर प्रदेश छोड़ना है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। सच ये है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में वैसे तो हर दल हर दांव आखिरी और जीत की जुगत के लिए चल रहा है, लेकिन सपाई खेमे के दांव में बदलाव पर बदलाव हो रहे हैं। बदायूं में फिर एक बार बदलाव की आहट है, क्योंकि यहां से सपा उम्मीदवार शिवपाल यादव ने अब अपने बेटे आदित्य के लिए आवाज बुलंद की है। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए इसे। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव उतारे गए थे, फिर उनकी जगह शिवपाल, और अब शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव अखाड़े में हो सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता भी अब फिर से फाइनल फैसले के इंतजार में हैं। चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। सपाई खेमे में तो बदायूं, नोएडा, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद सरीखी सीटों पर बार बार बदलाव होते दिखे हैं। वहीं टूटी हुई हसरतों में एसटी हसन तो अभी तक पूछ रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या था। इधर सपा की पारंपरिक सीट कन्नौज पर भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि मंगलवार को कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने तमाम कयासों के बीच भी कन्नौज को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, बल्कि इशारों इशारों में और कंफ्यूज कर गए। दिन अच्छे आने दो, नवरात्र के दिन सब जानकारी हो गया, और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। इधर कांग्रेस के कुनबे में अमेठी में राहुल गांधी को लेकर जल रही उम्मीदों की लौ उस वक्त धीमी पड़ती दिखाई दी जब राहुल गांधी ने आखिरकार वायनाड से नामांकन कर दिया। अब अमेठी रायबरेली पर कौन साधेगा कांग्रेस का हाथ,
ये सवाल अभी भी बना हुआ है। विपक्षी खेमे के अलावा अब बात करें तो बीजेपी की तो सीएम योगी और मोदी के चुनावी अभियान के बाद अब अमित शाह ने भी कमान संभाल ली है। पश्चिम की करीब 17 सीटों को लेकर मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में चिंतन मंथन किया। वहीं मेरठ के बाद पीएम मोदी भी 6 अप्रैल को सहारनपुर में रैली और गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है, उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की बिसात पर पक्ष और विपक्ष के दांव और पेंच का दंगल जारी है, लेकिन सपा और कांग्रेस में कंफ्यूजन भी बहुत भारी है। सपा में बार बार बदल रहे टिकट और बदायूं का नौज के संकट पर सवाल यही है कि क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल और अखिलेश यादव। समय बीत रहा है और संदेह और सस्पेंस कम हो, इसकी बजाय वो बढ़ता जा रहा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राघवेंद्र जी का स्वागत है। मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजम खान साहब का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रेम नारायण जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। आजम खान साहब, भाई मुलायम सिंह जी के समय से लेके और अब तक इतने टिकट कभी नहीं बदले गए घोषित होने के बाद। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, आदमी जब तक मिठाई का ऑर्डर दे बांटने के लिए और उसके घर हलवाई मिठाई भेजे तब तक उसका टिकट कट जाता नहीं। और अब ये नया मामला आ गया कि चाचा ने कहा कि ना, आदित्य लड़ेंगे चूंकि हम नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात इतनी देर से क्यों समझ में आई? चाचा को अपनी आयु तो उस दिन भी पता थी कि वो नौजवान नहीं जिस दिन उनका टिकट घोषित हुआ था। नहीं, नौजवानों को आगे लाना है, ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है कहीं मित्र। आजम खान साहब। जी 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 अमिताभ सर, ये बात कल ही सामने आई है और उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा है कि अगर आप उचित समझें कि मतलब वहां का कार्यकर्ता ये चाहता है कि युवा आदित्य जो है चुनाव लड़े, तो यकीनन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय होता है तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा मानना है सर, अगर वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं और उनका स्टेक और ज्यादा लगेगा, चुनाव और मजबूती से वो चुनाव को लड़ाएंगे। कहीं न कहीं अपने लिए शायद उन्हें लगता है कि भाई मैं तो एक सदन में हूँ ही, वो विधानसभा के सदस्य हैं, कई बार से हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगर माननीय शिवपाल यादव जी कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आशा करते हैं कि शायद उस निर्णय का वो करें। नहीं, आजम खान साहब, मसला ये नहीं, रामपुर में हमने देखा कैसा कटा जुज्ज हुआ, हमने मुरादाबाद में देखा और सबसे हास्यास्पद स्थिति हमने नोएडा में देखी। यहां तो आदमी मतलब पागल हो गया, टिकट होल्ड कट गई, होल्ड कट गई, ऐसा लग रहा था पतंग का पेच लड़ रहा है क्या, वो काटा, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल रामपुर में सर अधिकृत प्रत्याशी मोहल्ला नदवी ही थे, भाई, जो कुछ वहां के लोकल नेताओं ने गड़बड़ी की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान लिया है और यकीनन उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने इस तरह से बिना फॉर्म ए और बी के फॉर्म जाके फॉर्म भरा है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और रहा सर नोएडा के अभी भी हमारे जो पहले प्रत्याशी थे सूर्य नागर सर, वही अभी प्रत्याशी हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो है प्रत्याशियों का जो चयन। आजम खान, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मसला ये नहीं, सबके आपके अधिकृत प्रत्याशी वहाँ इमाम साहब हैं रामपुर में, ठीक बात है, वो लखनऊ वाली सपा के हैं, लेकिन एक सपा आजम खान की चलती है रामपुर में। उम्मीद है उसका आपको संज्ञान होगा।
वहां दो सपा है, एक लखनऊ वाली सपा रामपुर में और एक आजम खान वाली। अभी आजम खान वाली सपा को तय करना है कि हमको क्या करना है। वहां भी गोट फंसी। नेतृत्व की जो सपा होगी वही सपा होगी, और आप आशा करिए कि जो मोहबिल्ला नदवी है वही मुख्य रूप से मेरे आशा करने से क्या होगा भैया, आशा मेरे करने से क्या होगा, आजम भाई को समझ आएगी बात तो बात बनेगी। प्रेम नारायण सिंह जी, आपका असर इन पे आ गया या इनका असर आप पर आ गया, जो भी हो, आपका नेतृत्व तो भी बाकी सबसे कह रहा वीर तुम बढ़े चलो, भाजपा से मोर्चा लो, डरो मत, क्या? और जब कार्यकर्ता पूछता भैया आप आओगे लड़ने चुनाव, कहते हम वायनाड में हैं। नहीं, कार्यकर्ता से कह रहे हो लड़ो मत, मोर्चा डरो मत, मोर्चा खोल दो, कुर्बानी दे दो। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि दीदी लड़ेंगी रायबरेली से, बोले अभी पता नहीं। बोले भैया लड़ेंगे अमेठी से, बोले अभी पता नहीं। और जहां वायनाड गए वहां सीपीआई वाले पूछ रहे कि यहां क्यों आए। नहीं प्रेम नारायण जी, अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि हमारे यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन 1% नहीं है, ना नेताओं में ना कार्यकर्ताओं में। जी, कंफ्यूजन तो इस कंफ्यूजन की स्थिति उनके यहाँ है जो आज ना केवल भारत के, इस दुनिया के, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के तथाकथित सबसे बड़े पार्टी वाले हैं, वो सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप छोड़ दो सामने वालों की तैयारी कहां चल रही है, आप अगर पूरे ब्रह्मांड के सबसे स्वयंभू है, आप घोषित करो, आगे बढ़ो। रही बात, अगर राहुल गांधी जी वायनाड चले गए तो इस देश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे नहीं गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से लड़ता रहा है, अब उत्तर प्रदेश से क्यों चले गए। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता अमिताभ जी, आप शायद इस चीज को मानेंगे। और इस चीज को हमेशा इस बात से जोड़ देना कि नहीं चले गए, जब गुजरात का नेता उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ सकता है, उत्तर प्रदेश के नेता पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी जब इधर का नेता उधर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे नेता ने अगर कोई पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर तो है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, चाहे वो वायनाड का कार्यकर्ता हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ रहा है। जहां भी कार्यकर्ता बुला रहा है, जहां भी जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच है। समस्या ये नहीं है, समस्या इस चीज की ये नहीं है कि भाई इधर से छोड़ गए उधर चले गए, ये नहीं है। समस्या ये है इस समय उसको परसेप्शन क्या बन रहा है या कैसे बनाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, सवाल तो वो उठता है जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, वो क्यों घोषित नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी रुके, दोबारा में आएंगे। प्रेम नारायण जी, सबसे बड़ा सवाल आपने 2-3 बार कहा, तो मैं बताऊं कांग्रेस के संदर्भ में सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि ये देखो कि आदमी रुक क्यों नहीं रहा आपके घर पर। ठीक, कल ऐसी फोटो आई थी, राहुल गांधी और विजेंद्र दोनों मूछें ऐंठ रहे हैं साथ साथ, क्या कंधे पे हाथ रख के फोटो आई थी क्या? आज विजेंद्र भाजपाई हो गए, बॉक्सर। उनको कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में उम्मीदवार बनाने जा रही थी। वो कह रहे कि नहीं भाजपा ही ने ही देश को आगे बढ़ाया है और वही आगे बढ़ाएगी, अब हम समझ गए। तो ये देखो महाराज, मुख्य सवाल ये है, चुनाव तक पूरा मतलब मोहल्ले खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? खाली खड़गे जी लड़ेंगे क्या? संजय निरुपम भी छोड़ रहे पार्टी, कल उत्तराखंड में हरक सिंह छोड़ने जा रहे हैं, आज 4-5 लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़। ठीक, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, इस बात को भी दिमाग में रखिए। हर पार्टी को चुनाव के समय ऐसी भगदड़ पार्टी के मनोबल को गिराती है, इसलिए नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो सामने रहे। आप जहां लड़ने गए हो वहां आपके गठबंधन के ही लोग कह रहे आप यहां क्यों आए, ये अच्छी बात है क्या? सीपीआई आपका एलआई है, इंडिया अलायंस में है, वो राहुल गांधी से 3 दफा पूछ चुका कि आप यहां क्यों आए, आपको यूपी जाना चाहिए।
सीपीआई तो भाजपा के लोग नहीं है ना, वो क्यों पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए हो? वो आपके शत्रु नहीं है, आपके एलाई हैं। खैर, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र जी के पास आऊंगा। रोहित जी, आज पश्चिम में एक और रैली थी, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी की रैली हुई, आज अमित शाह और जयंत चौधरी की रैली थी। ये दूसरी बड़ी रैली थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। जयंत चौधरी ने आज एक नया फ्रेज कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये पटकनी है, अपने बदलाव को उन्होंने कहा ये पटकनी दी है हमने, और अब अलायंस हो जाने के बाद कोई टक्कर नहीं, कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी, देखिए कि स्थिति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस अगर रायबरेली और अमेठी से डर रही है, अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है विपक्ष में। बचा क्या है? आज इनका जो एक वो नारा था ना, डरो मत, विजेंद्र सिंह, वो भी चले गए। अब उनको भी गालियां कोसना शुरू कर देगी कांग्रेस का कि साहब ये भी गद्दार हैं, ये भी पलट गए साहब। आप ये तो समझने की कोशिश करो कि आखिर आपको छोड़ के लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना तो नीयत है ना विजन है। आप करते क्या हो? जब आपको अपने गठबंधन के साथियों से बात करनी होती है, सीट डिवीजन करना होता है, तब आप चल देते हो कि साहब गैर राजनीतिक यात्रा लेके। जब आपको अपने सड़कों पे संघर्ष करना होता है मुद्दों पे, तब आप चले जाते हो विदेश यात्रा पे, इटली चले जाते हो, बैंकॉक चले जाते हो। भाई 50 साल की उम्र हो गई राहुल गांधी जी की, वो कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान को मैंने अब समझा। तो भाई अगर आपने अब समझा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान की जनता आपको काहे के लिए प्रधानमंत्री बना दे? 50 साल की उम्र में आपने समझा है, कल को कह दोगे फिर आके कि भाई मैं तो समझ ही नहीं पाया था हिंदुस्तान को, तो मैं क्या करूं? अरे भाई क्या चाहते क्या हो? मतलब क्या जनता को आप बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है? आप हिंदुस्तान की जनता को अब समझ पाए हो, हिंदुस्तान को अब समझ पाए हो जब आप गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकले। तो भाई अब देश की जनता आपको समझना नहीं चाहती है। अब ताला चाबी ले लो और कांग्रेस के दफ्तर में लगा दो, क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो, आप वैसे ही दुखी हो कि साहब हमारा बैंक खाता सीज कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अरे वो जो करोड़ों अरबों रुपए का आपने भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया था, वो 2G स्कैम और वो कोयला घोटाला, वो सब पैसा कहाँ गया? और आज नंबर 1 में जब आपको अगर कहीं ना कहीं चंदा के लिए एक व्यवस्था की गई कि नंबर 1 में बैंक के थ्रू चंदा आएगा, तो आपको दर्द होना शुरू हो गया कि साहब कैसे आएगा नंबर 1 में चंदा, हम कैसे लूट मचाएंगे? तो स्थिति ये डिब्बा लेके जा रहे हो जनता के बीच में, कह रहे हो साहब 1 रुपया दे दो और वोट दे दो। जनता कह रही है 1 रुपया नहीं 100 रुपया ले लो, हम पे वोट मत मांगो महाराज। हमारा वोट बहुत कीमती है, देश के विकास के लिए है, उसको हम उसी को देंगे जो विकास पुरुष है, जिसको देश की चिंता है, जिसको देश के गरीबों की चिंता है और जो देश को समझता है। उसको नहीं दे पाएंगे जो 50 साल की उम्र में कह रहा है कि साहब अब हमने समझने की कोशिश की कि हिंदुस्तान क्या है। तो ये तो दशा है देश की सबसे पुरानी पार्टी की। खड़गे जी को देखिए, अपनी पार्टी को चंदा देते हैं तो कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह गई, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह गई। आज खड़गे जी कह रहे थे हमारा अपमान होता है मंच पे, लोग धक्का दे देते हैं, वीडियो वायरल। खड़गे जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरा अपमान होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, जो देश का सबसे बड़ा विपक्ष अपने आप को कहता है भी, हम मानते हैं कांग्रेस देश का सबसे बड़ा विपक्ष है, एक इकलौता एक वही विपक्ष है जिसको कहा जा सकता है सही मायने में कि राष्ट्रीय पार्टी है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है मुझे मंच पे धक्का दे दिया जाता। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब क्या बचा क्या है इसके अंदर, विपक्ष के अंदर। ठीक है रोहित भाई, एक तो मैं ये कहूंगा कि समझना चाहते हैं चुनाव नहीं है, कहीं चुनाव ठीक, क्योंकि जनता कह चुकी है कि महाराज। रोहित अग्रवाल अभी रुकना होगा, मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले 2 बात कहूं। एक तो मैं कहूंगा भाई खड़गे जी बुजुर्ग नेता है, उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहनी चाहिए, सम्मान भी रहना चाहिए और सुरक्षा भी रहनी चाहिए, उनको धक्का मुक्की ना करो। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करें खड़गे जी की, और नहीं हो तो फिर ना ले जाओ, फिर काय को घुमाओ उनको, फिर घर से ही ANI पर बुलवा दो जो बुलवाना है, मान लो सुरक्षित तो रहेंगे। धक्का मुक्की में बुढ़ापे में कहीं आदमी चोट चपेट आ जाए, चुनाव धरा रह जाएगा, आफत हो जाएगी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप सबके लिए कह सकते हो कि ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक। विजेंद्र के लिए तो डरपोक कोई नहीं कह सकता ना, विजेंद्र तो डरपोक नहीं है, उसका तो मुक्का बोलता है। बाकी जो राजनीतिक लोग गए उनको तो कांग्रेस के लोग कह सकते हैं ये कायर हैं,
लेकिन विजेंद्र तो बहादुर है, वो क्यों छोड़ गया? ये सवाल उठेगा, इसलिए मैंने कांग्रेस से कहा था इस बात पर ध्यान रखिए। राघवेंद्र सिंह जी, क्या विपक्ष के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रण से खुद को दूर रखना चाहते हैं, ऐसा इंप्रेशन दिख रहा है? अखिलेश जी, शिवपाल सिंह यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कारण सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है मुझको। मायावती जी लड़ती नहीं चुनाव। नहीं अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि लोग सब एक ही विचार से प्रेरित हैं। ये भली प्रकार से जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता हमको बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है। इनकी जो विश्वसनीयता है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य पर है। आप अभी देखिए हाल के चुनाव परिणाम, पुराने चुनाव परिणाम तो छोड़ दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा चुनाव पे हुआ था, आजमगढ़ और रामपुर पे, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे मुकाबला हुआ था। क्या गति हुई थी समाज पार्टी? अखिलेश यादव प्रचार तक में नहीं गए थे अमिताभ जी। वो भली प्रकार से जानते थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी क्या गति है, वो जानते थे, चुनाव लड़ने से पहले हार चुके थे। अमिताभ जी, वास्तविकता ये है, ये लोग जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में, वो भली प्रकार से समझ गए हैं कि हमारी परिणति क्या होने जा रही है। ये लोग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी बात बताइए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते रहते हैं। कांग्रेस का सरकार देश में रही है, 60 साल लगातार रही है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है। कोई तो काम किया होगा। 2 लाइन अपने बारे में बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गाना गाने लगते हैं, 2 बार अपने बारे में बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गाना गाने लगते हैं। वास्तविकता ये है अमिताभ जी, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राघवेंद्र सिंह, ये लोग हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, एक विषय और भी खड़ा होता है कि आखिर आपने कौन सा जंतर मंत्र करा दिया कि कांग्रेस में आदमी टिकी नहीं रहा। ये कल लाते हैं पर अगले दिन वो भाग जाता है। तो वो भाई चुनाव लड़े तो कैसे लड़े? जिसको वो मथुरा से लड़ाने जा रहे थे, आप उसको ले आए अपनी पार्टी में। दोपहर तक वो मूछे ऐंठने वाली फोटो चल रही थी राहुल जी के साथ, और शाम को वो भगवा हो गए, बोले जय श्री राम। नहीं, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, लोकप्रियता आज की तारीख में सर उठा के बोल रही है। हम लोगों ने काम किया हुआ है सड़कों में। अभी हम लोग अपनी बातें लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से विकास की गंगा बहाई, क्या क्या काम किया, सुशासन के विषय में क्या क्या काम किया। वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2012 के बाद से लेकर 2017 के बाद से लेकर बराबर बताती रही है। परिणामों में विभिन्न चुनाव हुए हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, 2 बार लोकसभा चुनाव हुए, नगर पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव हुआ, नगर निगम चुनाव हुए। सब में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धूल दूषित करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीटें चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, और 42 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 60% से ज्यादा पिछले विधानसभा में, पिछले लोकसभा में हमको वोट मिला था। 60% में भारतीय जनता पार्टी, 40% में समाज। ठीक है राघवेंद्र भाई, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। आजम खान साहब, 80 हराओ भाजपा भगाओ, ये नारा ऐसे तो नहीं चलेगा गुरु। जो हालात है, क्या लड़ते तो दिखो कहीं, लड़ते तो दिखो कहीं नहीं। पहले लड़ते दिखोगे तब ना नतीजा आएगा। बड़े लोग तो जान बचा के भाग रहे और चेलों से कह रहे तो वीर तुम बढ़े चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल जमीन पे हमारा कैडर है सर, ये आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कैडराइज पार्टी है। विपक्ष हमारा कैडर है, हमारा कैडर काम कर रहा है, और हमारे जो घोषित प्रत्याशी उनके साथ काम कर रहे हैं। और जल्दी ही हमारी जो केंद्रीय मतलब रैलियां लगने जा रही हैं, और पश्चिम से 1-2 दिन में प्लान आ जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, एक मिनट आजम खान साहब, जब तक आप रैली की वो लिस्ट टाइप करवाना शुरू करोगे कंप्यूटर पर, तब तक तो खुद प्रधानमंत्री 7-8 रैली उत्तर प्रदेश में 10 रैली निपटा चुके होंगे। नहीं तो सर हम नहीं, एक मिनट सुनो, एक मिनट, आपके पास तमिलनाडु का काम तो है नहीं?
कि आपको तमिलनाडु जाना है शिवपाल जी को और राम गोपाल जी को आंध्रा, ऐसा तो करना नहीं, और अखिलेश जी को नागालैंड, ऐसा भी नहीं करना। आपके तो जो कुछ करना है उत्तर प्रदेश में ही करना है। ये रैली पर रैली झोंके हुए हैं भाजपा वाले। आप अभी किस में व्यस्त हो? ट्विटर में? नहीं, ट्विटर में नहीं व्यस्त, हम लोग बूथ टू बूथ पे कार्यक्रम अपना चला रहे हैं और बूथ मजबूत, बूथ पे काम होगा सर तो जीत होगा। ये जो रैलियां कर रहे हैं वो जीत दिलाने वाली रैलियां नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, अगर इतना ही मजबूत है इनका जो 400 पार का सर नारा है, 400 पार का जब नारे पर इनको भरोसा तो है नहीं खुद ही, इसलिए ये केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करते हैं। और जो भी विपक्ष भैया आजम खान साहब, अब ये बात अदालत में है, इसलिए अभी इस नारे में कुछ ज्यादा जुजूस नहीं बचा। केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज ये अदालत में है। अब नहीं, जो हमारा नेता मजबूत दिखता है उसको ये लोग उसको जेल भेज देते हैं या पकड़ लेते हैं या लालच देते हैं। अभी सर आपने देखा राज्यसभा इलेक्शन में जिन विधायकों ने हमारे वोट दिया था उनको आज 22 श्रेणी की किसी को सुरक्षा दी गई है, किसी को आजम भाई रुकना होगा, किसी को कुछ दिया गया आजम भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर पावर और सत्ता का मिसयूज हो रहा है सर, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आजम भाई जी, अगर मैं तो कहता हूं उस पार्टी को और उस नेता को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए जिसके नेतृत्व में उसकी पार्टी के दूसरे और तीसरे पायदान के लीडर्स, विधायक, सांसद जो भी हैं, कार्यकर्ता सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। क्या आप जब उनको सुरक्षित भरोसा नहीं, एक मिनट, आप जब उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे कि हां हम हैं, क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल आप नहीं बोलो सर, इसीलिए ना वो लोग जा रहे। जो लोग गए हैं वो कोई बउआ तो है नहीं, जो गए वो कोई लल्लू तो है नहीं, खेले खाए राजनेता है, उनको समझ नहीं। जी जी सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है, न पार्टी में नेतृत्व पे कोई सवाल है, जो कि इस वक्त की जो केंद्रीय सरकार है वो गलत ढंग से चीजों का इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी जनता कह रही है। आने वाला चुनाव परिणाम भी इस बात को सर साबित करेगा कि हाँ कि ये है, और उनका मिसयूज हुआ है, और मिसयूज होने के नाते ही जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरह के उसमें परेशान रहे हैं या ठीक। आजम खान साहब रुकना होगा, रुक जाइए। पार्टी छोड़ आजम खान साहब रुक जाइए। यही बात लेके आप आजमगढ़ में गए थे, यही बात रामपुर बाई इलेक्शन में गए थे, दोनों में हार गए। क्या मिसयूज करके गए थे ना जनता बोर्ड। रुक जाइए, रुक जा भैया, एक मिनट रुक जाओ। प्रेम नारायण जी, एजेंसियों का दुरुपयोग, डराया धमकाया जा रहा है, कमजोर लोगों को निशाना बना रही है भाजपा और सरकार। ये कोई आरोप विजेंद्र पर लागू नहीं होता। हट्टा कट्टा जवान जवान मुक्केबाज, क्या ना उसकी कोई खनन का कारोबार है ना शराब का, क्या? और जो सामने आ जाए नाक पर मुक्का मार दे तो आदमी की रोड पड़े, बेहोश हो जाए, नहीं, उसको तो कोई नहीं डरा सकता। और कल तक आप उसके साथ मूंछ भी ऐंठ रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे लगा चमेली का तेल बिल्कुल धुआंधार। राहुल जी मूंछ ऐंठ रहे थे उसके साथ, सोचिए, इसका मतलब उस पर भरोसा था कि ये लड़का पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान। क्या ये राणा प्रताप जो मान लो, वो क्यों चला गया? बाकी तो चलो कमजोर लोग हैं, डर गए होंगे, ईडी भेज दी, कहीं सीबीआई भेज दी होगी। उसके यहां तो ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना फेरा गया, ना फेमा गया, ना दरोगा गया, ना कप्तान गया, प्रेम नारायण जी, और ना डरपोक भी नहीं है। वो क्यों छोड़ा? पहली बात तो मैं आ रहा हूं रोहित भाई की तरफ। रोहित भाई ने जब नहीं रोहित जी का जवाब दे, मैं कह रहा हूं पहले ये तो बता दो देवेंद्र क्यों चला गया? दोनों चीजों को बताऊंगा, दोनों का बताऊंगा ना, दोनों का बताऊंगा। तो रोहित भाई, मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से प्रेस वार्ता की गई और उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है और ये पूरी तरह से मनमानी करके देश का नुकसान कर रही है। बस यही समस्या है। एक सेकंड। अरे अब फिर वही बात आप बोल रहे थे, तब समस्या नहीं थी। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए ना, ये आप चैनल पर बैठ करके इस देश को, अरे सुन लो ना भाई रोहित भाई, इस देश में प्रधानमंत्री आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और आप कहते हो राहुल जी ने कह दिया, तो वो समस्या नहीं है। आपने वीडियो देखा, आपको लगा कि आपको ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट भेजा वो सही है, मैंने देखा वो फर्जी है।
वीडियो मैंने भी देखा ना, सोशल मीडिया पे वो भी चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के पीछे का बैनर लगा हुआ है, उसमें लिख के आ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। अरे सुन लो ना रोहित भाई, नहीं मैं तो कह रहा हूं वीडियो देखते रहो भाई। एक मिनट रोहित अभी उनकी बात आ जाए। नहीं, कांग्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन मैं करूंगा, बोलिए। तो रोहित जी आप खतरा ही क्यों करते हो? भैया बोलो, वो नहीं बोल रहे, आप बोलो। आप किसानों की बात करते हो। नहीं, आप किसान पे नहीं जाओ, पहले इस पे आ जाओ। अभी मैं रोहित जी के ऊपर ही आ रहा हूँ, मैं रोहित जी के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो आप दूसरे के बात को, अपने बात को, अरे डिबेट आपकी ने मुझ पे नहीं रखी है, डिबेट रखी है कि कांग्रेस का क्या होगा, चुनाव कहाँ है, चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, या 29 की तैयारी कर रहे हो अभी से? वही मैं बता रहा हूँ। और चुनाव होता है किसानों से, चुनाव होता है मजदूरों से, चुनाव होता है नौजवानों से, चुनाव दलाली से नहीं होता रोहित भाई, चुनाव दलाली से नहीं होता है। जो किसानों की हत्या करने वाले लोग हैं, आप उनके जाकर के पीछे झुमरू बजाओगे, घुंघरू बजाओगे, क्या आपको जनता मान लेगी? केवल ये हो गया कि आपने कह दिया, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप बताइए किसानों के हथियारों के साथ आप कैसे खड़े हो गए? किस देश पर खड़े हो गए? हम जहाँ खड़े हैं 14 और 16 छोड़िए, पर आप 14 और 16 छोड़िए, समझी नहीं पाए हिंदुस्तान को। आप ये बताइए, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को लठयाया, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को लठयाया, आप उनके पैर छू रहे हो, आप उनके साथ चले जा रहे हो, कौन से संस्कार है भाई? क्या 14 की बात करोगे आप? क्या 14 की बात करोगे? अजीत चौधरी पर लाठी चली थी, चौधरी अजीत सिंह जी पर लाठी चली थी या नहीं? ठीक, चौधरी अजीत सिंह पर लाठी चली थी या नहीं? प्रेम नारायण जी, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग क्या बात रुकिए अभी। भैया प्रेम नारायण जी, अब समय कम रह गया, वीडियो देखने का समय नहीं है। मान लीजिए, मैं धैर्य से सुन, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनिए। चर्चा चलाए मैं कोई भी आजकल तो ये वीडियो बनाने का धंधा इतना तेज हो गया, ठीक, कोई भी अपने घर की दीवार के पीछे कोई भी बैनर बना के, कंप्यूटर से बैनर बन जाता, कोई पैसा देके तो बनवाना नहीं, कि बैनर लगा ले क्या और बैठ के बोलने लगे, ठीक है। और अगर उससे आपको संतुष्टि मिल रही है कि आरएसएस का वीडियो आपके हाथ लग गया, उसी को चलाइए, राहुल गांधी से कहिए उसको लेके अमेठी तो आए, चुनाव तो लड़े। जब वीडियो मिल गया आपको, फिर क्या डर है अमेठी से लड़ने में? जब आपके पास वीडियो लग गया हाथ, ब्रह्मास्त्र, तो लड़ जाओ अमेठी से, ताल ठोक दो। प्रेम नारायण जी, आप महाराष्ट्र देखिए, अभी कितने दिनों में कितने भाजपाई सांसदों ने, जो वर्तमान में सांसद है, कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं किया ना? आप बताइए किया या नहीं किया? किया, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो आपकी लाइन से अलग हो जाता है। भैया सभी का अपना है, हम किसी से कोई नहीं डर रहे हैं। आज संघ बोल रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं मनमानी चल रही है, वो बोल रहे हैं जिनको पर्ची चल रही है। हम लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जरूरत है, हमें युवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं हम युवाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप देंगे। ठीक है प्रेम नारायण भाई, हमें नारी शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। अभी रुकना होगा। गांधी जी कहते हैं अभी रुकना होगा, महिलाओं को देंगे, ठीक, सुविधा देंगे, भाई नारी सशक्तिकरण करेंगे। ठीक, एक आदर्श स्थिति जब आपके लिए हो जाए आपके मुताबिक, तब काहे का हल्ला, क्यों नाराजगी है चेहरे पर? आप कांग्रेस सुन लो भाई, कांग्रेस मान रही है। एक मिनट प्रेम नारायण जी, अभी नहीं, अभी आवाज नहीं जाएगी आपकी, अभी रुकना, अब आवाज नहीं जाएगी, अभी रुकना होगा। जब आप मान रहे हो किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, महिला खिलाफ, बुजुर्ग खिलाफ, बच्चे खिलाफ, भाजपा के सब खिलाफ हैं, तो इससे अच्छा मौसम तो आपके लिए कभी नहीं आएगा। तब क्यों अमेठी रायबरेली से भाग रहे हो भैया? फिर तो ताल ठोको। और आपके पास वीडियो भी आ गया है। जब आपके पास अलाउद्दीन का चिराग लग गया, तब काहे को कह रहे हो कि भाई हम कैसे चुनाव लड़ूं, हमारे पास तो समान अवसर नहीं है। जब आप जान रहे हो। खैर रोहित जी, एक बड़ा प्रैक्टिकल बात है, इस देश में नेताओं ने एक रिटोरिक बना लिया, मतलब संपुट, नौजवान, किसान, महिला, बेरोजगार, रोजगार आदि आदि।
जब सब भाजपा के खिलाफ हैं तो विपक्ष को भांगड़ा करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं, रोज लड्डू बांटना चाहिए था। जब उनको वो वीडियो भी हाथ लग गया जो गुप्त था, क्या गुप्त वीडियो भी आ गया, और सब किसान, नौजवान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब भाजपा खिलाफ हैं इंडिया एनडीए के, तो फिर इंडिया वालों के चेहरे पे मुझे वो उल्लास क्यों नहीं दिख रहा, लड्डू बंटते क्यों नहीं दिख रहे? नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन वाले जो हैं वो शायद 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा समय है 2029 का चुनाव आने में, तो थोड़ा अभी लड्डू वड्डू बांटेंगे, ये जल्दी बांटेंगे। अभी राहुल गांधी ने समझा है हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की तासीर को समझने का काम किया है अभी राहुल गांधी जी ने। अभी अखिलेश जी भी जो समझ जाएंगे तब बात पता चलेगी। अभी तो पता चला एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो मुझे लड़ाना चाहते थे, ये रुचि वीरा का पर्चा कहां से भर गया। अब तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कहां से चल रही है। एसटी हसन साहब ने अभी भी बयान दिया है, चिट्ठी भी वायरल हो गई साथ में, वो चिट्ठी शायद नहीं पहुंची होगी हमारे कांग्रेस मित्र के पास। समस्या ये है कि ये एआई का जमाना आ गया, डीप फेक का जमाना आ गया। अभी कांग्रेस 1947 की टेक्नोलॉजी के बाहर ही नहीं निकल पाई है। अभी इनको अब अकाउंट वगैरह सीज है ना, तो शायद अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब चंदा वंदा अगले 5 साल लेंगे तो शायद करेंगे। खैर मजाक अपनी जगह। देखिए स्थिति ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अजीत सिंह जी के ऊपर लाठियां चली थी। इनको ये तक नहीं पता है देश की सबसे बड़े प्रमुख विपक्ष को कि जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठियां चली थी, वो हाथरस में चली थी, अजीत सिंह जी के ऊपर नहीं चली थी। और वो लाठियों के निशान हमारे संघर्ष की निशानी है मित्र। उसकी निशानी है कि हम डरते नहीं हैं। डरते तो आप हैं जो हिंदुस्तान की तासीर नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान में 60 साल राज करने के बाद भी आप हिंदुस्तान की जनता की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि 10 साल तक हम 2014 से 2024 तक आपके साथ हमने रहने का काम किया, और हमने कोशिश की कि शायद आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम कर लें, पर आप वो गांधी परिवार की वंदना के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। समस्या ये है कि आप उस मुगालसे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि अब जनता आपको नकार चुकी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। देश के गरीब तक अब 1 रुपए में से 15 पैसे नहीं पहुंचते हैं। अब 1 रुपए का 1 रुपया सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है। उसको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। उसको उस 1 रुपए में 85 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। अब देश बदल चुका है। ये राजीव गांधी जी के बयान थे कि 1 रुपए में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं और 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश आगे बढ़ चुका है एक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आप खाली एक व्यक्ति से अगर आप लड़ते रहोगे तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का अंत निश्चित है, और मुझे लगता है कांग्रेस खत्म भी कर देनी चाहिए। आपको कांग्रेस वाइंड ऑफ कर देनी चाहिए और एक नए विपक्ष की आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए 2024 में कोई चुनाव है नहीं। 2024 में क्लियर एनडीए गठबंधन 400 सीटें पार करने जा रहा है, और इसीलिए शायद ये हताशा इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ रही है और भगदड़ भी इंडिया गठबंधन में मची हुई है। क्योंकि जब 5 साल आपको तैयारी करनी थी तो आप सोते रहे, आप आनंद लेते रहे, आपने कुछ नहीं किया। आप आज हेलीकॉप्टर से आखिरी दिन अपना सिंबल भेज रहे हैं। आपको ये तक नहीं पता कि आज आखिरी दिन है और रामपुर में सिंबल नहीं है मेरे पास। अपने कैंडिडेट को आप भेजने का काम कर रहे हैं। तो मित्र, अब देश आपको नमस्ते कर चुका है। आजादी की लड़ाई का जो आपने हवेला जिक्र के आपने जो सरकार बनाई थी, अब उसके लिए देश आपसे नमस्ते कर चुका है। ठीक, एक मिनट चाहिए रोहित आगे राघवेंद्र जी, रोहित अभी रुकना होगा भाई, रुक जाइए। राघवेंद्र सिंह, कांग्रेस कह रही है नौजवान भाजपा से खिलाफ है, बुजुर्ग खिलाफ है, बच्चा खिलाफ है, महिला खिलाफ है, किसान खिलाफ है, बेरोजगार खिलाफ है, वो कारोबारी खिलाफ है, सब पूरा देश खिलाफ है। फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जब कांग्रेस ने कह दिया कि सब खिलाफ हैं? राघवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए ना, इनको खुल के चुनाव लड़ना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पे लड़ा, इनको जीत मिलेगी 24 सीटों पे। जब भैया देश का हर जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो इनको चैनल में बैठ के क्यों गाना गा रहे हो? आप लोग चुनाव लड़के पूरे सीटों पर जीत के आइए। समाजवादी पार्टी ने भीख में 17 सीटें दे दी, उनपे आप प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हो। आज की तारीख में क्या गति है आपकी? जरा आंखों में चश्मा लगा कर देखिए। अमेठी में आप लोग परंपरागत सीटें हैं, उससे तो भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अंत्योदय विषय को लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें लेकर के हम लोग लेने की बातें कर रहे हैं।
हम लोग ने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को उपलब्ध कराए, बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन दिए, बड़े पैमाने पर 5 लाख तक का बड़े पैमाने पर बीमा दिया है, किसान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप राशन दे रहे हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों के हितों में काम किया। मान्यवर करवाते हो, मुद्दों पे आओ ना। जो गरीबों का आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है। हम लोगों विकास के लाइन में आया हो, आपने एक आवाज दे पाए, आप देश का बताओ क्या आपने बड़े बड़े काम किया। आर्थिक कार्य शुरुआत करेंगे, हम लोग बड़े पैमाने रोजी रोटी चला रहे हो। आत्ममुक्त प्रधानमंत्री। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। ठीक है राघवेंद्र बाबू रुकिए, ठीक है प्रेम नारायण जी रुक जाइए। मैं मोहम्मद आजम खान के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के पास। आजम खान साहब, मैंने ये बात 2-4 दिन पहले भी कही थी, आज फिर रखता हूं। जो पार्टी सत्ता में, राघवेंद्र भाई रुकना होगा, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास सरकारी कामकाज भी है। भाई सरकार में है तो सरकार में भी काम है, टाइम देना है। विपक्ष के नेता के पार्टी के पास 5 साल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लिए अच्छा उम्मीदवार क्रिएट करना, उसकी पहचान करना, ये सबसे बड़ा काम होता है नहीं? और संघर्ष करना, मुझे पता नहीं संघर्ष आपने किया कि नहीं किया, लेकिन आप 5 साल उम्मीदवार क्यों नहीं तय कर पाए फाइनल? 5 साल कौन सा कब्बाली में इतने व्यस्त थे? आपको पता होना चाहिए था, टिप्स पे होना चाहिए था कि मुरादाबाद में हमारा कौन सबसे अच्छा का लड़ेगा, रामपुर में कौन लड़ेगा, मेठी में कौन लड़ेगा, रायबरेली में लगे कौन लड़ेगा। जब बरसात आ गई तो छाता लेने निकल रहे हो। 5 साल क्या कर रहे थे? आपके पास कोई और काम तो था नहीं भाई। ऐसा तो था नहीं कि मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाना था, वहां की फाइलें देखनी थी, नहीं। ऐसा तो था नहीं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में भी देखना था और WHO में भी ज्यादा समय देते थे। आपको तो यही तय करना था कि रुचि वीरा ठीक है कि ST हसन ठीक है, ये तीसरा। 5 साल में ये भी नहीं कर पाए आप लोग। अमिताभ जी, हमारे पास 62 सीटों में से ज्यादातर सीटों पे प्रत्याशी सिर्फ 3, 4, 5 सीटों की समस्या आई है, और भाजपा अभी 13 सीटों के प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है उत्तर प्रदेश में। इसलिए, और हमारी सिर्फ 4 और हमारे 47 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उन 42 प्रत्याशियों पे चर्चा नहीं होती है जो कि हमारे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। भाजपा तो चाहती है ना सर, प्रोपेगेंडा फैलाती है और प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है। 2016 से असंगठित आर्थिक क्षेत्र के असंगठित आर्थिक नहीं भैया। आजम खान एक मिनट रुकिए, एक मिनट नहीं, अभी एक मिनट रुकिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। आजम खान एक मिनट रुकिए, राघवेंद्र जी आप भी रुकिए। ये शिवपाल सिंह यादव को किसने कहा था कि आखिरी वक्त में रायता फैलाओ? किस डॉक्टर ने बताया था? अरे भाई आदित्य को लड़ाना था, अखिलेश यादव उनसे दूर थे। महीना भर नहीं, 6 में 5-4 साल पहले आदित्य को उतार देते बदायूं में। कोई पुलिस पकड़ रही थी क्या? कोई पुलिस पकड़ रही थी कि आदित्य के पास खुले पैसे नहीं थे ऑटो करने के? बदायूं समाजवादी पार्टी की एक अच्छी सीट है, उसमें जो कोई भी चुनाव लड़ेगा सर वो चुनाव जीतेगा। अमिताभ जी, ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, 4 जून को भी आपसे बात करूंगा। उसका जवाब दो भाई। बदायूं एक अच्छी सीट है, 4 जून को जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। सवाल ये है कि भाजपा आंकड़े छिपाती है। 2016 से असंगठित क्षेत्र यानी जो छोटा व्यापारी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके आंकड़े नहीं दे रही है, और 6% कॉर्पोरेट के आंकड़े देके वो कहना चाहती है कि भारत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आर्थिक विकास हो रहा है। जब आप आंकड़े नहीं दोगे, उसी तरह से जो किसानों की आय के NSSO जो आंकड़े देता है 2016 से किसानों के आय के आंकड़े नहीं आ रहे, तो किसानों की आय के जब आंकड़े ही नहीं देंगे तो कहां से आंकड़े आएंगे? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ रहा कि किसानों के आय के, आमदनी के, आय नहीं आमदनी बोलो, आमदनी के आंकड़े नहीं आ रहे, इसीलिए मामला गड़बड़ हो गया। भाई साहब, मेरी आमदनी बढ़ेगी तो इसका आंकड़ा रोहित अग्रवाल जारी करेंगे, तभी मुझे समझ में आएगा। मेरी जेब नहीं मुझे बता देगी कि आमदनी बढ़ गई। एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी, अरे रुको भाई, रुकिए, किसान
दुखी है या सुखी है, इसके लिए उसको अखिलेश यादव, भूपेंद्र चौधरी, जयंत चौधरी, राहुल गांधी के भाषण की जरूरत है समझने के लिए। उसको समझ नहीं आ रहा। गजब करते हो यार। तो सर अमिताभ जी, दिल्ली में जो किसान गया था सुखी किसान था इसलिए गया था। दिल्ली में भी जो वो हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसपे इन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, कीले तक रोडों पे लगवाई है, बौछार किया है, बुलेट चलाई है। ठीक भैया आजम खान साहब, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन आप भटकाव के शिकार हैं। जो 100 दिन चला आंदोलन था, राघवेंद्र भाई रुकिए, ये लोग भटकाव का विषय भटका देते। 100 दिन किसानों का आंदोलन चला, उसके बाद इस देश ने जनादेश दिया और उस जनादेश में 303 सीट जीतकर भाजपा सरकार में गई। ठीक, किसान ने वोट दिया था। कोई पार्टी 303 सीट बिना किसान के जीत सकती है क्या रोहित? तो क्या कोई पार्टी 303 सीट लोकसभा की बिना किसान के जीत सकती है? आंदोलन की वजह से इन्होंने 3 काले कानून रुक वापस लिए और वादा किया कि हम रोहित अग्रवाल, और वो वादा इन्होंने फिर पूरा नहीं किया। रुक जाइए। देखिए जी हाँ, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर किसानी खेती हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है और बिना किसान के वोट के आप 303 सीट नहीं जीत सकते। आप 2022 का उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव मैंडेट के साथ नहीं जीत सकते थे। उसके बाद जो आगे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है वो दिखाता है कि देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत है। भाई साहब चुप रहो, अब आपके समय, जब आपका समय था बोलने का तब तो आप बोल नहीं रहे थे, तब तो आप अनर्गल बातें कर रहे थे, तब तो आप कह रहे थे पता ही नहीं था कि साहब शिवपाल जी के बेटे को भी चुनाव लड़ना है शायद, तब तो पता ही नहीं था, तब तो निपटा नहीं पा रहे थे चाचा भतीजे का झगड़ा, तब तो मंच पे पिताजी को धक्का देने का काम कर रहे थे 5 साल तक। अगर ये काम आपने अगर 5 साल में कर लिया होता तो आखिरी दिन हेलीकॉप्टर ना भेजना पड़ता। तो भाई साहब कृपया करके कम से कम दूसरा आदमी बोल रहा है तब तो मत बोलो। ठीक है आजम खान साहब, उनकी आवाज बात आ जाए। जी भाई साहब कम से कम नहीं बिल्कुल सहारा दिया, कम से कम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, जब कोई दूसरा बोलता है तब आप नहीं। अरे भाई साहब मैं तो पिछले 10 साल तक आपके साथ रह के ज्ञान दिया सर, मैंने तो 10 साल तक आपके साथ रह के ज्ञान दिया, आपने लिया ही नहीं ज्ञान। अब जब मैं अब एनडीए में चला गया हूँ तब आप कह रहे हो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। अरे भाई साहब 10 साल तक मैं ज्ञान दे रहा था, अभी संजय निरुपम जी ने आपको ज्ञान दिया है। अभी तुरंत अभी जब हम लोग डिबेट में बैठे हैं तो संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने ज्ञान दिया है आपको। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उनका ट्वीट आया है, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची खुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल करे, पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 सप्ताह की अवधि दी थी वह आज पूरी हो गई है, कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। तो भाई साहब आपके नेता है संजय निरुपम, उनका ज्ञान मैंने अभी पढ़ के सुनाया है। मेरा ज्ञान तो आपने 10 साल लिया नहीं, अब उन्हीं का ज्ञान ले लो, कल वो भी छोड़ के चले जाएंगे। आज विजेंद्र सिंह चले गए, कल संजय निरुपम चले जाएंगे, आप ज्ञान में ही उलझे रह जाओगे। अरे मेरे मित्र, अगर आपने ज्ञान ही ले लिया होता, युवराज को बचाने की बजाय आपने युवराज से कहा होता कि भाई ये गैर राजनीतिक यात्रा नहीं चलेगी, अपने सहयोगियों से बात करो कब की सीट का बंटवारा कैसे होगा, मुद्दे क्या होंगे। भाई साहब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, पर उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। अरे अत्यंत दुखद है, आपको समझ में नहीं आता है कि देश लोकतंत्र से चल रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, ना चुनाव ना होता। यही सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को जब जमानत देती है तो लोकतंत्र बच जाता है, परंतु यही सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देती है तो संवैधानिक संस्था करप्ट हो जाती है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अरे भाई साहब मुद्दे तो क्लियर करने पड़ेंगे ना, या तो लोकतंत्र खतरे में है और या तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अरे भाई साहब दलाली कौन करता है, या पिछले 60 सालों में ये सब जानते हैं। 2G की दलाली, कोयले की दलाली, अगस्ता फोर्स की दलाली,
भाई ना वो कौन ठीक से है, ठीक हेलीकॉप्टर है, की दलाली, ठीक तो है, किसने कौन सी दलाली की है, फिर भाई शांत साहब, हो रहा है। सबको रुकिए पता है, रुकिए, देश को दोनों पता दोनों है। मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। प्रेमनारायण जी एक मिनट रुकिए, मैं ठीक, अरे रुक जाओ भाई, ठीक ठीक, अरे रुको, ठीक है प्रेमनारायण जी एक मिनट, धैर्य 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 धैर्य, मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल। अरे रुको भाई रोहित, अभी नहीं, अभी केवल प्रेमनारायण जी की आवाज। प्रेमनारायण जी, एक व्यवहारिक सवाल मेरे जहन में आता, बाकी तो अकादमिक बहस होती रहती है, आंकड़े कहां से आए कहां गए। यही सब मुद्दे आप 22 में लेके उत्तर प्रदेश में गए, ठीक, यही सब मुद्दे। 22 में उत्तर प्रदेश में आपको कुल 2% वोट मिला। कितना? 2%। मुद्दे यही थे, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, आदि आदि, जो भी विषय आप उठा रहे हो, ये सब विषय थे कि नहीं थे 22 के चुनाव में यूपी में? थे ना? आपको 2% वोट क्यों मिला प्रेमनारायण जी? बस वहां केवल परसेंट वोट से हम आकलन नहीं करते हैं, वही अंतर केवल कांग्रेस और बीजेपी में यही है। सेना का जवान बॉर्डर पे मर जाए, मर जाने दो, उनको वोट चाहिए। किसान मर जाए, मर जाने दो, उनको वोट चाहिए। नौजवान चाहे आत्महत्या कर रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए। कांग्रेस मुद्दों की बात करती तो आप नहीं लड़ेंगे चुनाव? आपको वोट नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे? दिन समझेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। अच्छा आप बताइए अमिताभ जी, क्या ये मुद्दे नहीं है? नहीं, मैंने कहा आपकी बात जनता में गई थी 22 में। ना एक मिनट भैया, प्रेमनारायण जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या किसानों की यूरिया का वजन कम नहीं हुआ? क्या उनके रेट नहीं बढ़े? क्या रोजगार मिला रहे युवाओं को? क्या पर्चे लीक नहीं हो रहे? क्या 400 का सिलेंडर 1100 का नहीं हुआ? क्या 55 का पेट्रोल 100 का नहीं हुआ? प्रेमनारायण जी आप रुकना होगा, अब रुकना, अब इनकी बात रोक दीजिए। आ गई, मैंने 1 मिनट आपको आरोप लगाने के लिए दिया, निर्वाद आरोप लगा दिया आपने, ठीक, अब रुकना होगा। अब नहीं, अब समय समाप्त हो गया, अब रुक जाओ। आप आने वाले 10 इलेक्शन तक ये आरोप लगाइए, फिर भी फैसला तो जनता ही करेगी कि मैं कर दूंगा। ये राहुल गांधी अपना खुद भविष्य लिख लेंगे, नहीं ना? अगर अमेठी ने उनको हरा दिया तो हरा ही दिया ना, क्या कर लोगे? आपको केवल 2 विधायक दिए उत्तर प्रदेश में, 403 में 2, और आप कह रहे हो हम नेता हैं। अरे 2 विधायक जीते भैया आपके, और अगर आपको ये लोकतांत्रिक चुनाव समझ नहीं आ रहा तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाइए। फिर जो रोहित कह रहे हैं गैर राजनीतिक यात्राएं निकालिए पूरे देश में, कन्याकुमारी से हिमालय और असम से गुजरात तक, बांधा जटाजूट रघुवीर घूमो, क्या दिक्कत है? फिर एक खड़गे जी को क्या तकलीफ दे रहे हो पार्टी चला के? फिर एनजीओ बनाओ और करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टी है चुनाव लड़ेगी तो समीक्षा होगी कि जीते कि हारे, ये जान लीजिए, इससे नहीं बच सकते। राघवेंद्र जी फिर वही स्थिति, वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा को केवल वोट चाहिए। अब चुनाव में तो वोट ही मांगा जाता है मेरे ख्याल से, कि कुछ और चाहिए होता है। कोई भी पार्टी निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो वोट ही के लिए कहता है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ मैं तो यही जानता हूं, वोट ही उसका मूल है। राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट नहीं चाहिए, कांग्रेस भाजपा को केवल वोट चाहिए। हम तो गैर राजनीतिक मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, अमिताभ जी देखिए, हम तो सीधा खोल के कहते हैं हमें देश के जनता का विश्वास चाहिए, वोट के रूप में विश्वास चाहिए जी। ये कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति करती है, या समाजवादी पार्टी को भी जोड़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उस प्रकार की राजनीति को, या देश की जनता उस प्रकार की राजनीति को सिरे से नकार चुकी है। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कुछ नहीं करती है। अमिताभ चुनाव आता है, 6 महीने पहले बढ़िया कुर्ता राजनीति करने लगते हैं, और लगता है देश की जनता बेवकूफ है। अरे भाई, चलनी में दूध दोगे, कर्मों को दो, चलनी में दूध दोगे, अरे चुनाव में करके जनता आप लोग कोई काम धाम तो करते रहेंगे। 2004 से लेकर 2014 देश की जनता ने
देखी है, जिस तरह से देश में आतंकवाद कायम था, देश की जनता ने देखी है। पूरे 10 साल आतंकवाद चरम सीमा पर था, देश की जनता ने देखा है। घपले घोटाले तीसरे दिन हुआ करते थे, देश की जनता ने देखा है। अरे मांडवल, आज की तारीख को जितना आपको ज्ञान है उतना बच्चे को ज्ञान है। आज की तारीख में गूगल में सब जानकारी आ जाती है। आगे भाई सबकी बात जाओ हो रहा है। ये तरीका ठीक है। आगे बात आगे सबकी बात आगे। लोकतंत्र में संसदीय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत ने जो व्यवस्था स्वीकार की उसका नाम है संसदीय लोकतंत्र, अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें जबरिया तो घुस नहीं जाओगे कि नहीं मेरा मन कर रहा आज हम यूपी में सरकार में बैठेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। बोला हटाओ मैं विधानसभा में जाऊंगा आज, मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही, मैं लोकसभा, ऐसा नहीं हो सकता ना। वोट से ही होगा। पार्टी बनाई किस लिए? वोट के लिए, चुनाव ही लड़ेंगे। नहीं तो एनजीओ क्या बुरा था? गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज, ये नहीं चलेगा। अब कांग्रेस साधु बन रही, कह रही है वोट के लिए नहीं है तो काहे के लिए हो भैया? तो फिर कनखल में धुनी रमाओ, फिर कनखल में धुनी रमाओ ना, ऋषिकेश में। वोट के लिए नहीं, फिर किसके लिए? और जनता अपना जनादेश बिना वोट के कैसे देगी? उसको राहुल गांधी पसंद है या नापसंद है ये वोट से ही बताएगी ना। और कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, तब आपको वोट पसंद था। आप शासन से बाहर तो आपको वोट नहीं पसंद। किसी बात कर रहे हैं? इस लोकतंत्र का प्राण तत्व ही वोट है। ननकू और रज्जाक का जनादेश वहीं से आता है। राजा गर्व से पैदा नहीं हो सकता रानी के, वो ननकू और रज्जाक के जनादेश से निकलता है। यही तो लोकतंत्र है। अब आपको ये वोट ही नहीं पसंद आए, बताइए, गजब करते हैं। बोले भाजपा वाले वोट के लिए हैं, तो आप किसके लिए हो भाई? वोट के लिए ही हर पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। और जिस व्यवस्था में हमको विश्वास नहीं, उस व्यवस्था में फिर हैं क्यों? अगर आपको वोट में, चुनाव में विश्वास नहीं तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? राहुल जी ने अभी एक बयान दिया, वो बयान भी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जीत गई तो देश में आग लग जाएगी। क्यों भाई, क्यों लग जाएगी आग? देश जिताएगा तो जीतेगी, हराएगा तो हारेगी। कोई अपने आप न जीत सकता न हार सकता। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो खुद ही टीका कर लिया था क्या? नहीं ना, देश ने चुना इसीलिए न बने। इंदिरा गांधी चुनाव में जीती कि अपने आप ही फैसला कर लेंगी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मेरी तबीयत भुरभुरी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर ये हिमाकत कैसे हो रही है कि देश में आग लग जाएगी? अरे इस देश में तो आग तब नहीं लगी, किस गलत फहमी में घूम रहे हो, जब 77 में इंदिरा गांधी को हरा दिया। इस देश में आग लगा देगा कोई? अच्छे निपट गए 12 के भाव। अब ये आजकल के लोग कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। क्या तमाशा बना दिया? 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ वोटर। चंद लोग ये तय करेंगे, मतलब हम जीतेंगे तो सावन बरसेगा और भाजपा जीत जाएगी तो आग लग जाएगी। क्या तमाशा कर रहे हो? नहीं, वही जीतेगा जिसके माथे पर देश रोली चंदन लगाएगा। आपके कहने से, किसी कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कोई धमकी देता है कि देश में आग लग जाएगी, तो मुझे लगता है उसकी आस्था लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में कमजोर है। जिस व्यक्ति की आस्था लोकतंत्र में होगी, अडिग आस्था, वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि ऐसा नतीजा आया तो देश में आग लग जाएगी। ये पाकिस्तान है क्या? भारत में
चुनाव में जो भी जनादेश जनता ने दिया, भारत के राजनीतिक व्यवस्था ने सिर झुकाकर उसको स्वीकार किया है। आप क्या मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हो डब्बे में? क्या कहना चाहते हो और क्यों ऐसा कहना चाहते हो? चुनाव इस देश का सबसे पवित्र अनुष्ठान है। वहां से देश क्या चाहता है उसका आदेश पत्र निर्गत होता है। सारी अदालतों से बड़ी अदालत है जनता की अदालत, जहां से संसद का रूप निकलता है, जहां से संसद पैदा होती है। भारत की सार्वभौम इच्छा का, उसकी संप्रभुता का, उसकी आकांक्षा का प्रकटीकरण ननकू और रज्जाक के वोट से होता है मित्र। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से नहीं हो सकता। राहुल गांधी जीतेंगे तो लोकतंत्र रहेगा, राहुल गांधी हारेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, यह थ्योरी नहीं चलेगी। यह थ्योरी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। अमेठी से रायबरेली राहुल जी नहीं जीत पाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया? नहीं ना। बार बार कहा जाता है लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र किसी की कृपा से नहीं है, किसी राजनेता की कृपा से नहीं है। इस देश में लोकतंत्र, ध्यान सुन लो मेरी बात, किसी पार्टी की कृपा से नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, रक्त में है। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी लोकतंत्र को बंधक बनाने की। 2.5 साल में उनको भी पांव पीछे खींचने पड़े थे, पराजित होना पड़ा था। लोकतंत्र के सूर्य को कोई नहीं ढक सकता माई का लाल, कोई भी नहीं। धन्यवाद।